तो मेरे बच्चों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सबके स्वागत में वापस लौटा हूं लेक्चर नंबर 22 को लेकर के, आपका अपना प्यारा सर। तो आज हम शुरू करेंगे लेक्चर नंबर 22 में कुछ कंटेंट्स के साथ, जिसको मैं आपको ब्रीफ कर दूं। शुरुआत में कंटेंट्स हम क्या लेने वाले हैं, तो स्टार्टिंग में लेंगे आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद थोड़े बेसिक्स के साथ हम शुरुआत करेंगे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या रोल प्ले करती है। अब आप बोलोगे इलेक्ट्रो क्या है, सब समझाऊंगा। धीरज रखो, धैर्य रखो, पेशेंस रखो। तो ये बेसिक्स के साथ हम आगे बढ़ेंगे। उसके पश्चात, उसके बाद हम देखेंगे वेंट हॉफ फैक्टर को। वेंट हॉफ जो है हमारे आदरणीय साइंटिस्ट, इन्होंने बाकी फील्ड्स में भी केमिकल में बहुत सारी खोजबीन करके इन्होंने अपना वर्चस्व जो है बनाया है। यहां पे इनका कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा कम भी होगा या इन्होंने उस कंट्रीब्यूशन को कम दिखाया होगा तो भैया वो हो सकता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि ये बंदा जो है ना, ये बंदा ये तारीफ के लायक है। ठीक है, तो इसको समझ करके चलना है कि प्रतीक सर ने बोला था वेंट हॉफ के बारे में, आगे पढ़ने को मिलेगा। तो वेंट हॉफ फैक्टर के बारे में बात करेंगे, हमारे आदरणीय गुरुजी ने क्या किया है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के साथ। और उसके बाद हम सीखेंगे थोड़ी सी मोलार रिलेशंस के बारे में कि कैसे आ जाती है। तो ये 3-4 टॉपिक्स को आज हम डिस्कस करेंगे और हमारा पूरा समय मेरे ख्याल से आज इसमें व्यतीत हो जाएगा, इसमें खर्च हो जाएगा। ठीक है, तो नोट डाउन कर लो मेरे चीतो, फटाफट से नोटबुक निकाल लो, पेन, आज की डेट डालो, है ना। और आज अच्छे से नोट्स बनाने, हर लेक्चर में अच्छे से नोट्स बनाने। कुछ डाउट होगा या कुछ भूल रहे होगे, पिछले लेक्चर की लिंक आपको दिख रही है स्क्रीन पे, वापस रिवीजन करने के लिए पिछले लेक्चर देखते रहो, रीडिंग करते रहो। अब देखो, हर दफा आपको बोलूंगा तब जाके आपको थोड़ा सा बम्बार्डिंग होगा, तब जाके आप पढ़ोगे। क्योंकि देखो, केमिस्ट्री जो है वो कंफर्ट जोन वालों के लिए नहीं है मेरे बच्चों, समझो। केमिस्ट्री जो है वो कंफर्ट जोन वालों की नहीं। कंफर्ट जोन में बैठ करके आराम से देख करके 20 मिनट का लेक्चर हो रहा है, नोट डाउन कर नहीं रहे हो, आराम से चल रही है। मैं शेरों में चीतो बोल के आपको मोटिवेट कर रहा हूं। मोटिवेट इसलिए क्योंकि आप ताकि नोट्स बनाओ, कंफर्ट जोन के बाहर निकलो। आधा घंटा मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं तो 1 घंटा आपको खुद भी पढ़ना है बच्चों, सेल्फ स्टडी भी करनी है। ठीक है ना मेरे चीतो, मेरे पपीतो। तो लेक्चर नंबर 22 में आज हम देखेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस को पहला, जैसे कि मैंने कहा आरओ। अब ऑस्मोसिस के पहले थोड़ी सी रिवीजन कर ले, है ना। ऑस्मोसिस की रिवीजन कर ले। ऑस्मोसिस की रिवीजन में होगा ये वाला डायग्राम, फिर से ये वाला मेरा थोड़ा सा भद्दा डायग्राम है, लेकिन देखो टेक्निकल डायग्राम बना रहा हूं। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है हमारा, जो कि सारा खेल खेलता है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हमारा सारा खेल खेल रहा है कि दो अलग अलग लिक्विड को इसने अलग कर दिया है। ये बिछड़ गए हैं लिक्विड, लेकिन एक तरफ आ गया है प्योर सॉल्वेंट और दूसरी तरफ आ गया है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की जिसमें है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो ये सॉल्यूशन आ गया है इस तरफ, है ना। तो टेंडेंसी क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से हम कह सकते हैं कि प्योर सॉल्वेंट इसकी तरफ जाने की टेंडेंसी रखता है, यानी कि लो कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। किसका कॉन्सेंट्रेशन हाई है यहाँ पे, सोल्यूट का। यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट है तो कुछ है नहीं, इस तरफ भी फ्लो है लेकिन बहुत कम एज कंपेयर टू दिस वन, द प्रॉपर्टी लो कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। ये केवल ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से हम देख सकते हैं। जैसे कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन में भी हमने देखा था, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, समांतर है, तो यहां वहां का आना जाना बंद हो जाएगा, नहीं होगा ट्रैवलिंग भैया। सोल्यूट सॉल्वेंट इसका उसका ट्रैवलिंग नहीं होगा, क्योंकि आइसोटोनिक में ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। जितना प्रेशर वो एक्सर्ट कर रहा है, इतना प्रेशर ये, प्रेशर इज बैलेंस्ड, सो देयर इज नथिंग लाइक ट्रैवलिंग एंड ऑल दोस थिंग्स, स्टफ इन विच you see in the basic osmosis process. So in osmosis process, so reverse osmosis आपको समझ ही आ गया होगा कि रिवर्स ऑस्मोसिस किस तरह काम करता होगा, यानी कि उल्टा फ्लो करने पे मैं इस ऑस्मोसिस प्रोसेस के विरुद्ध जा रहा हूं, इसको उल्टा फ्लो करने पे मजबूर कर रहा हूं। यानी कि सोल्यूट सॉल्वेंट का जो है, सोल्यूट सॉल्वेंट में मैं यहां पे ऐसा प्रेशर लगाऊंगा जो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा है। यानी कि अगर मैं आपका एग्जाम्पल ले लूं तो मैं ऐसे कुछ डायग्राम बना दूंगा जो कि टेक्स्ट बुक में बेहतर दी गई है मेरे से। तो यहां पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यहां पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। अगर मैं यहां पे अब देखो क्या हो रहा है, यहां पे है प्योर सॉल्वेंट, पकड़ लो, प्योर सॉल्वेंट नहीं, यहां पे समझो फ्रेश वाटर है। यहां पे क्या है, फ्रेश वाटर, यानी कि प्योर सॉल्वेंट है, और यहां पे सॉल्ट वाटर है। सॉल्ट वाटर यानी कि इसमें सॉल्ट जो है वो सोल्यूट है और वाटर जो है सॉल्वेंट है। अब टेंडेंसी के हिसाब से अगर इसको नेचुरली छोड़ दिया जाए तो ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ये फ्लो होगा, इसका जो डायरेक्शन है ऐसा होगा। लेकिन अगर मैं यहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर जो यहां पे लग रहा है
इससे भी ज्यादा प्रेशर मैं यहां पे लगा दूं, है ना, इससे भी ज्यादा प्रेशर अप्लाइड, इससे भी ज्यादा प्रेशर मैं यहां पे लगा दूं, तो क्या होगा, यहां के मॉलिक्यूल्स फोर्स हो जाएंगे वहां जाने के लिए, यानी कि नेट फ्लो जो है वो इस तरफ आ जाएगा। अब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या करेगा, जो बड़े बड़े सॉल्ट मॉलिक्यूल्स हैं, बड़े बड़े सॉल्ट मॉलिक्यूल्स है, इसको इस मेम्ब्रेन में से परमिट होने देगा, नहीं होने देगा, कतई नहीं होने देगा, है ना, कतई जहर मेम्ब्रेन है। क्या करेगा, सिर्फ पानी पानी जो है, ओनली पानी पानी, जो ब्लू है पानी पानी, इसको यहां से जाने के लिए अलाउ करेगा, इसको यहां जाने के लिए गेट पास इसके पास है। लेकिन सॉल्ट मॉलिक्यूल जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स है या छोटे हम कह दे, तो ये फाइनली डिवाइडेड मेम्ब्रेन जो है इस छोटे छोटे सॉल्ट या बड़े बड़े सॉल्ट मॉलिक्यूल्स को, इन धब्बों को, इन कलंकों को इस तरफ आने नहीं देगा, जिसकी मदद से हमको फ्रेश वाटर मिलेगा पीने को। और आरओ की एडवर्टाइज आप कतई देख सकते हो, घर में भी आप देख सकते हो, आरओ आपके लगा हुआ होता है बहुत बच्चों के घर में। तो इस तरह से होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, कि अगर मैं, बेसिक कंसेप्ट समझ लो, अगर मैं ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर दूसरी तरफ लगा दूं, जो कि फोर्स हो जाए सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ आने के लिए और सोल्यूट को यहां पे बीच में रोकने के लिए, तो यहां पे हमको केवल सॉल्वेंट मिल जाएगा, केवल सॉल्वेंट मिल जाएगा, क्योंकि यहां पे पहले से प्योर सॉल्वेंट है। और इसको मैं अगर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगा दूं, तो इसकी टेंडेंसी उल्टी हो जाएगी, इट विल फ्लो फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, राइट। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस, जो कि आप देख सकते हैं टेक्स्ट बुक में। तो आरओ तो समझ में आ गया, आरओ तो समझ में आ गया ना, ठीक है ना, ना समझने वाली बात ही नहीं कुछ। ऑस्मोसिस था, ऑस्मोसिस तो पता था, ऑस्मोसिस का रिवर्स फेनोमेना जो है रिवर्स ऑस्मोसिस, है ना, और उसका मैंने एप्लीकेशन भी आपको बता दिया कि कैसे यूज होता है, हमको फिल्टर पानी किस तरह से मिलता है ना। तो रिवर्स ऑस्मोसिस हो गया। तो हम अगला देखेंगे, जो कि इस चैप्टर का, इस लेक्चर का जो कि सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है, जो हम आज डिस्कस करेंगे, वो है इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। सीधी सी डेफिनेशन है, समझ लो एक बार में, नहीं समझ में आती दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। देखो इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, देखो बातें ऐसी है, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स अगर हम देखने जाए, इलेक्ट्रोलाइट्स आर those compound which when dissociated in water they form ions and that solution can conduct electricity, अब देखो इलेक्ट्रोलाइट्स जो है ये आम जिंदगी हो गई, जो मैंने बता दिया, आप मिनट ऑफ जिंदगी, यानी कि आपको और ठीक से एक्सप्लेन करने जाओ ताकि आपकी पूरी दिमाग की बत्ती जल जाए। तो इलेक्ट्रोलाइट्स को हम थोड़ा डीप जाएंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स में अगर मैं देखने जाऊं, इलेक्ट्रोलाइट्स सबसे पहली बात, जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं, यही बंदे जो है जो कतई जहर इलेक्ट्रोलाइट फॉर्म करते हैं, जो कि 100% इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाए, 100% इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाए। क्योंकि किसी भी पोलर सॉल्वेंट में डिसोसिएट होने के बाद, डिसॉल्व होने के बाद उसके आयन फॉर्म हो जाते हैं बेटा, आयन फॉर्म हो जाते हैं। यानी कि अगर मैं एग्जांपल लूं किसी आयोनिक सॉल्ट का, आयोनिक और कोवैलेंट, मैंने आपको बता दिया था, आयोनिक यानी कि क्या, जो इलेक्ट्रॉन दे करके शेयरिंग की मदद से जो बॉन्ड बना रहा है वो आयोनिक है। तो आयोनिक अगर मैं देख लूं NaCl आयोनिक कैसे, Na का है जो स्टार्टिंग में इनिशियली एटॉमिक नंबर है 281, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी उसके हिसाब से, और क्लोरीन की 287 होगी। अब इसने क्या कर दिया, बॉन्ड फॉर्मेशन के समय इसका एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, जो ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, और खुद का एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके भी ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। तो इसको इलेक्ट्रॉन देने की वजह से इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, इसको लेने की वजह से आ गया नेगेटिव चार्ज। तो प्लस माइनस आप देख रहे हो यहीं पे चार्जेस फॉर्म हो जा रहे हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन लेन देन की जो बात आती है, ऐसी इस तरीके से जो भी कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, हम उनको बोलेंगे आयोनिक सॉल्ट्स, आयोनिक। और स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेसिस तो है ही, जो पानी में डिसोसिएट करने के बाद आयंस फॉर्म करते हैं। यानी कि क्या, अगर मैंने NaCl पानी में डाल दिया, यानी कि NaCl सॉल्यूशन में बनाने की कोशिश कर रहा हूं, NaCl मैंने पानी में डाल दिया, यहां पे पानी में Na+ और Cl- आयंस फॉर्म हो जाएंगे, Na+ और Cl- आयंस फॉर्म हो जाएंगे, बहुत सारे फॉर्म हो जाएंगे इस Na+ और Cl- आयंस, यानी कि कैटायंस और एनायंस फॉर्म हो जाएंगे, इसीलिए ये सॉल्यूशन जो है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, क्योंकि इसके अंदर आयंस प्रेजेंट है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। इसीलिए देखो, अगर चार्जेस हैं
तो ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। आपने एक सेल में भी देखा होगा प्लस माइनस चार्जेस है, द करंट फ्लोज फ्रॉम प्लस टू माइनस, है ना। तो इलेक्ट्रोलाइट्स इसीलिए उनको नाम दिया गया है क्योंकि पानी में या किसी भी सॉल्वेंट में डिसोसिएट करने के बाद उनके चार्जेस, उनके आयंस अलग अलग हो जाते हैं, यानी कि चार्ज आयन फॉर्मेशन होता है उस सॉल्यूशन में। तो इसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, इसलिए हम उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग एसिड्स में क्यों बोल रहा हूं? स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे HCl, H2SO4, या हमने HI ले लिया, HI है हाइड्रोजन आयोडाइड, है ना, ये आपको अगर पता नहीं होगा तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, HI, या आप बेसिस ले लो। स्ट्रॉन्ग बेसिस में हम देख लेंगे KOH को और वापस KCl3 को। ऐसे जो बेसिस है, ऐसे स्ट्रॉन्ग बेसिस है और स्ट्रॉन्ग एसिड्स है, ये पानी में जाने के बाद डिसोसिएट होते हैं इस तरह से H+Cl-। जैसे मैं सल्फ्यूरिक एसिड की बात करूं, वापस पोटेशियम, क्लोरीन और ऐसे जो एलिमेंट्स हैं, ये सबसे कतई जहर वाले इलेक्ट्रोलाइट कंपाउंड्स हैं, जिसको अगर मैं इसके कंपाउंड बनूं तो इलेक्ट्रोलाइट कंपाउंड्स बनते ही बनते, क्योंकि वो है ही उनके नेचर में ही है इलेक्ट्रॉन लेन देन का। क्योंकि इनके पास हमेशा एक वैलेंस खाली होता है, एक लास्ट शेल खाली होता है, तो इलेक्ट्रॉन अगर ये लेता है नेगेटिव चार्ज, इसके पास अनायन है, बन जाता है, अनायन बनने की टेंडेंसी रखता है। इसीलिए अगर मैं सॉल्यूशन बनाऊं इसका तो इलेक्ट्रोलाइट ही बनता है ऐसे चीजों का, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेसिस, आयोनिक सॉल्ट्स का। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स वाइस वर्सा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स वो है जो इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट कर पाते, यानी कि अमोनिया ले लो NH3, यानी कि जो पोलर नहीं है भैया, जो कोवैलेंट बॉन्ड्स है वो कंसीडर कर लो, NH3 कंसीडर कर लो, और CaCl3 है, CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, ऐसे जो कंपाउंड्स है जो कोवैलेंट बॉन्ड की मदद से बने गए हैं, जो नॉन पोलर है, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट से होंगे। क्योंकि पानी में डिसोसिएट करने के बाद या किसी भी सॉल्वेंट में डिसोसिएट करने के बाद वो चार्जेस फॉर्म नहीं कर रहे, तो करंट कंडक्ट नहीं कर सकते। दे आर द नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो दे आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। समझ में आ रही है बात? ये बेसिक है, ये आपने पहले पढ़ा हुआ है। अगर कंसेप्ट इतना अच्छा क्लियर नहीं हुआ होगा तो इसको लिख लो, इसको याद रख लो, है ना, क्योंकि कंसेप्ट्स आपको समझ में आने चाहिए, चाहे पढ़ाए हो पहले या ना पढ़ाए हो। या मैं देखो, आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हो, कैन यू रिकॉल में दिया गया है इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी कि रिकॉल करने, यानी कि पहले आपको कॉल मिल चुका है, रिकॉल करने की बातें आ रही हैं, यानी कि पहले पढ़ाया जा चुका है। अगर आपको इसमें से कुछ नया आपको सीखने को मिलता है तो ये मेरी अचीवमेंट है, मेरी एक अचीवमेंट है, क्योंकि मैं पढ़ा पा रहा हूं उस तरह से कि आपको बेसिक्स क्लियर करवा पा रहा हूं। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ लेक्चर को देखा करिए। ठीक है, तो बच्चों इलेक्ट्रोलाइट्स, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स तो हमने सीख लिया है। अब हम देखेंगे कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में इसका कंट्रीब्यूशन कितना है कतई जहर कंट्रीब्यूशन, तबाही वाला, ऐसा जहर कंट्रीब्यूशन है कि हमारे वैन ऑफ भैया को इसकी पढ़ाई करनी पड़ी, इसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में वैन ऑफ फैक्टर को इजाद करना पड़ा, लाना पड़ा। ठीक है, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स और इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में हम देखेंगे। अब देखो टेक्स्ट बुक में जो है आप देख सकते हैं कतई बड़े बड़े पैराग्राफ दिए हैं, जो कि अगर मुझे मिल जाए छापने वाला तो मैं कसम से उसको पहले मारूंगा, पूछूंगा ये क्या है, क्योंकि इसमें जो पॉइंट है कतई यूजलेस पॉइंट है, जो कि घुमा करके अगले अगले पॉइंट में दिए गए। मेन मुद्दा मैं आपके सामने अगर पेश करूं तो मेन मुद्दा यह है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज यानी कि नंबर ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड रहने वाली जो प्रॉपर्टी है, नंबर ऑफ सोल्यूट पे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स की ग्रेटर है एज कंपेयर टू नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना। अब ये क्यों होता है, इसका भी आंसर एक लाइन में पेश करता हूं आपके सामने। इलेक्ट्रोलाइट्स की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ग्रेटर है, यानी कि क्या, इलेक्ट्रोलाइट्स में नंबर ऑफ सोल्यूट्स पे डिपेंड रहने वाला इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट कम डिपेंडेंट है नंबर ऑफ सोल्यूट पे, यानी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रोलाइट्स की ज्यादा पाई जाएंगी एज कंपेयर टू नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स में जब भी कोई सोल्यूट पड़ता है उसके अंदर जाता है, वो रहता है आयोनिक रहने की वजह से वो क्या हो जाता है, सॉल्वेंट में डिसोसिएट हो जाता है मेरे बच्चों, सॉल्वेंट में डिसोसिएट हो जाता है, यानी कि प्लस और माइनस, प्लस माइनस ऐसे अनायन कैटायन में डिसोसिएट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से इस पूरे सॉल्यूशन का मोलार मास जो है वो ऊंचाइयों को छू लेता है नॉर्मलिटी से ऊपर, यानी कि मोलर मास जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि एक एक एटम का तोड़ करके
तोड़ तोड़ करके यानी कि डिसोसिएट होता है या प्लस और माइनस चार्जेस में, तो इसकी वजह से इसका मोलर मास थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, यानी कि नंबर ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो जाते हैं। बेसिकली बच्चों अगर मैं आपको बात बताऊं, नंबर ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो जाते हैं इसमें। और अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स को लिए जाए तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में डिसोसिएशन का प्रकार नहीं होता, कोई डिसोसिएशन का कोई प्रकार होता ही नहीं है, तो जितना डालोगे जितना डिसॉल्व होगा उतना ही पाओगे। तो एज कंपेयर टू नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे ज्यादा डिपेंडेंट है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इनकी ज्यादा है एज कंपेयर टू नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, क्योंकि ये हो रहा है यहाँ पे, ये हो रहा है डिसोसिएट ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से मोलर मास में थोड़ी सी तब्दीली आ जाती है, इंक्रीज आ जाता है और सोल्यूट मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा बढ़ने लगते हैं। तो ये एक लाइन में 5 मिनट का कंसेप्ट इन्होंने 2 पेजों में इनको बढ़ा दिया है। तो अगर मैं आपको आपके सामने आपके लिए रीड करूं मैं इसको, तो देखो दिया गया है सॉल्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आल्सो एग्जिबिट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो इंट्रोडक्शन है कि इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आती है। दूसरा पॉइंट उन्होंने दिया है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स आर ग्रेटर देन दोस टू बी एक्सपेक्टेड ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी कि जैसे मैंने बताया इलेक्ट्रोलाइट्स का ज्यादा इसका कम है। अब आगे इन्होंने दिया है मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन aqueous solution determined by colligative properties are found to be considerably lower than formula masses। अब देखो यहां पे colligative properties of electrolyte solution are greater, why? अब इन्होंने क्वेश्चन पूछा है why, और इस क्वेश्चन में ये आंसर आपको मिलेगा अगर आप प्रॉपरली रीड करोगे, है ना। तो इस कंसेप्ट को लेकर के हम आगे चलेंगे फटाफट से, क्योंकि ये जो है अगर आप अब देखो एग्जाम में तो ऐसा कोई शॉर्ट नोट पूछते नहीं है इस पे। अगर मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं, एग्जाम में इलेक्ट्रोलाइट्स नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के रिलेशन के बारे में क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है। क्वेश्चन आएंगे आपको तो आएंगे आरओ जो मैंने सिखाया था रिवर्स ऑस्मोसिस, उसके बाद इस थ्योरेटिकल कंसेप्ट को आपको लेकर के वैन हॉफ फैक्टर के बारे में ज्यादा क्वेश्चन आएंगे और ज्यादा न्यूमेरिकल्स आएंगे उस पे, है ना। तो हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का रिलेशन क्या है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का रिलेशन, अब देखो वैन हॉफ फैक्टर हमारा इंट्रोड्यूस हो जाता है यहां पे। वैन हॉफ ने क्या किया, वैन हॉफ ने देखा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसकी, इलेक्ट्रोलाइट्स की नॉन इलेक्ट्रोलाइट से बहुत ज्यादा है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट से ज्यादा है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंडेंट है। तो इसी ने क्या किया, एक रेशियो बना दिया, एक रेशियो बना दिया जहां पे ऊपर आएंगे मेरे इलेक्ट्रोलाइट्स, मेरे शेयर इलेक्ट्रोलाइट्स ऊपर आएंगे और नीचे आएंगे मेरे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, और इसको इसने कह दिया आई, यानी कि ऊपर इलेक्ट्रोलाइट्स और नीचे आ गए नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो दोनों का कंपैरिजन है कि दोनों में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसकी ज्यादा है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के सारे आ गए। अब देखो इलेक्ट्रोलाइट्स आ गए, डेल्टा पी, ये वेपर प्रेशर लोअरिंग वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो कि डिपेंड करती है नंबर ऑफ सोल्यूट पे। अब सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ सोल्यूट पे ही डिपेंड करेंगे। तो डेल्टा पी आ गया, नीचे आ गया डेल्टा पी नॉट। अब देखो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स को जो है डेल्टा पी नॉट बोला गया और इलेक्ट्रोलाइट्स को डेल्टा पी बोला गया, ये आपको याद रखना है। बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो डेल्टा टी बी ऊपर, डेल्टा टी बी नॉट नीचे। वापस अगर फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो डेल्टा टी एफ ऊपर, डेल्टा टी एफ नॉट नीचे। और हम ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें तो पाई ऊपर और पाई नॉट नीचे। ये हो गया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का रिलेशन जो इसने दिया गया है। रिलेशन कुछ नहीं है, इनके बीच रिलेशन कुछ नहीं है, बस रेशियो ऐसा है कि इलेक्ट्रोलाइट जो है ये ऊपर है और नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो है नीचे, यानी कि बेसिक कंपैरिजन है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में कि इलेक्ट्रोलाइट जो है इसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ज्यादा है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स जब भी किसी सॉल्वेंट में डिसोसिएट होते हैं। तो बच्चों देखो ध्यान से सुनो, वैन हॉफ ने हमने चालू कर दिया है, इसके पहले आपको समझ में आना चाहिए मैं बात क्या कर रहा हूं। अगर मैं और एक एग्जांपल दूं इलेक्ट्रोलाइट्स नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का, है ना, कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में बढ़ोतरी इलेक्ट्रोलाइट्स की कैसे ज्यादा होती है। तो अगर मैं समझो एक NaCl का मैं सॉल्यूट ले लूं और इसको मैं वाटर में डिसॉल्व करूं और उसी जगह पे मैं सक्रोज सॉल्यूशन ले लूं, सक्रोज को मैं वाटर में डिसॉल्व करूं, यानी कि मैं सॉल्यूशन बना रहा हूं सक्रोज का और सॉल्ट का, सॉल्ट सॉल्यूशन और सक्रोज सॉल्यूशन, दोनों का मोलरिटी वही है, यानी कि दोनों का कॉन्सेंट्रेशन तो वही है, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन वही है 0.1 मोलर 0.1 मोलर। लेकिन NaCl क्या होगा, अंदर जाकर के डिसोसिएट होगा अपने आयंस में, यानी कि क्या उस सॉल्यूशन में सक्रोज के कंपैरिजन में यहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे क्योंकि इसका एक मॉलिक्यूल अंदर जाकर के Na प्लस NaCl- में डिसोसिएट हो रहा है, फूट रहा है, अलग अलग हो रहा है ना, एक चेन रिएक्शन के हिसाब से ये अलग अलग हो रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स
number of particles in the form of ions are increasing, and as a result, the more the number of particles, the more number of solutes and all, the more will be the colligative properties. So as a result, in a simple statement में अगर आपको प्रेजेंट करूं तो इलेक्ट्रोलाइट्स में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हायर होगी एज कंपेयर टू नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। ये बेसिक बात है बच्चों, ये आपको अब इससे बेसिक में नहीं बता सकता। इससे बेसिक अगर आपको और कुछ फिर भी डाउट आ रहा है, कुछ नया डाउट है, कुछ नया टॉपिक है कि आप डाउट पूछना चाहते हो इस बारे में, तो जरूर हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप बिना इसकी साइड से मेंशन कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में भी यहाँ पे आपने बोल दिया तो कोई दिक्कत नहीं है ना। प्रपोज नहीं करना है किसको जो इतना घबराओगे। कमेंट सेक्शन में बिंदास खुल के बोल दो कि क्या बोलना चाहते हो। हम डाउट क्लियरिंग सेशन भी इस लेसन का रखेंगे अगर ज्यादा डाउट्स मुझे मिलेंगे तो, ठीक है। तो वैन हॉफ फैक्टर शुरू करता हूं मैं। वैन हॉफ फैक्टर में डेल्टा पी और डेल्टा पी नॉट, ये वेपर प्रेशर लोअरिंग वाला है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये बॉइलिंग पॉइंट वाला, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज लिख लिए मैंने। लेकिन इसका रेशियो जो है, इसका रेशियो है ऊपर आएंगे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नीचे नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो कि इलेक्ट्रोलाइट से कम है। तो हमेशा वैन हॉफ फैक्टर ग्रेटर देन 1 ही होगा, ग्रेटर देन 1 ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट जो है, इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो क्या होंगे, इलेक्ट्रोलाइट जो है उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नॉन इलेक्ट्रोलाइट से ज्यादा ही होगी। तो अगर न्यूमरेटर ज्यादा है डिनोमिनेटर से तो मोर देन 1 ही आएगा ना, मोर देन 1 ही आएगा, ठीक है। तो वैन हॉफ फैक्टर इसका है सिंबल आई, आप ध्यान से इसको समझ लो। आई वैन हॉफ फैक्टर का सिंबल है। तो वैन हॉफ फैक्टर आई इज इक्वल टू 1 किसके लिए होगा, आप गेस कर सकते हो वो 1 किसके लिए होगा। अगर मैंने नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ले लिए तो उसके लिए वैन हॉफ फैक्टर 1 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट नीचे भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट का रेशियो क्या होगा, 1 ही होगा। अब देखो 1 से ज्यादा क्यों आता है, क्योंकि ऊपर इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है। इलेक्ट्रोलाइट का जो है, इलेक्ट्रोलाइट की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है नॉन इलेक्ट्रोलाइट से ज्यादा, इसीलिए आई आता है हमेशा ग्रेटर देन 1। लेकिन अगर मैं वैन हॉफ फैक्टर निकालूं नॉन इलेक्ट्रोलाइट का ही, तो 1 से ज्यादा बढ़ेगा क्या, वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए आई हमेशा 1 होता है, जो कि आप इस पैराग्राफ में देख सकते हो कि आई इज इक्वल टू 1 फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, इट इंक्रीजेस 2 फॉर KNO3, 3 फॉर NaCl। आप देख सकते हो जैसे जैसे मैं इंक्रीज कर रहा हूं वैसे वैसे, जैसे जैसे मैं स्ट्रॉन्ग आपके सामने आयोनिक सॉल्ट्स रख रहा हूं वैसे वैसे वैन हॉफ फैक्टर इंक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट नॉन इलेक्ट्रोलाइट के कंपैरिजन में इलेक्ट्रोलाइट्स का जो नंबर ऑफ पार्टिकल काउंट है या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का काउंट है, इंक्रीज है, वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के बदले ट्वाइस और थ्राइस है। आप देख सकते हो उस फैक्टर की मदद से, ठीक है। तो ये इस कंसेप्ट में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इलेक्ट्रोलाइट नॉन इलेक्ट्रोलाइट में अगर दोनों में नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि नंबर ऑफ सॉल्यूट्स का जो मेजर है वो इलेक्ट्रोलाइट में ज्यादा है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट में कम है, इसीलिए इलेक्ट्रोलाइट हमेशा न्यूमरेटर में होगा और आई की वैल्यू 1 से ज्यादा ही आएगी। अगर मैं किसी नॉन इलेक्ट्रोलाइट का वैन हॉफ फैक्टर कैलकुलेट कर रहा हूं तो वो 1 आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, सीटी में, जेई में, हर तरह से आपको काम आएगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आप समझ लो कि वैन हॉफ फैक्टर आई 1 कब होगा, 2 कब होगा, 3 कब होगा, 1 से कम अगर होगा क्या। वैन हॉफ फैक्टर किसी किसी कंपाउंड से आपको दे जाता है, वैन हॉफ फैक्टर फॉर दिस एसिड इज 0.1, 0.2, 1, 3। तो 0.1, 0.2 ऑप्शंस वहीं पे एलिमिनेट हो गई भैया, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट वर्सेस नॉन इलेक्ट्रोलाइट का कंपैरिजन है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इलेक्ट्रोलाइट्स के जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट से कभी कम हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो एमसीक्यू में ऐसे फैक्टर्स, ऐसे कंसेप्ट्स आपको बहुत ज्यादा पूछते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में आते हैं, तो इसको ठीक से नोट डाउन कर लेंगे तो अच्छी बात होगी। तो आज का लास्ट टॉपिक हम देखने जा रहे हैं मॉडिफिकेशन इन द एक्सप्रेशन ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। मॉडिफिकेशन कुछ नहीं है, मॉडिफिकेशन में आएगा क्या कि हमने जो लास्ट डेरिवेशन, लास्ट कंसेप्ट जो हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का देखा था, जैसे कि मैंने डेल्टा P इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू X2 ऐसे मैंने प्रूफ कर दिया था। अब इसमें I आ जाएगा यहां पे, यानी कि वैन हॉफ फैक्टर ऐड हो जाएगा। अगर ये क्या है, अगर ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है तो यहां पे I आ जाएगा, यानी कि क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट में ज्यादा बढ़ोतरी हो गई, पार्टिकल्स में इंक्रीज आ गया है ना, तो I से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं X2 को समझो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अगर 100 है, लेकिन मुझे पता है वैन हॉफ फैक्टर की मदद से मुझे पता चल रहा है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज होते हैं डिसोसिएशन की मदद से, तो समझो I जो वो फैक्टर है
जो समझो आ गए मेरे मोल्स ऑफ सोल्यूट 120 होंगे, तो 20 जो मोल्स है, 20 सोल्यूट है, 20 सोल्यूट मोल जो है वो मैं गिन ही नहीं रहा हूं। तो वेंट ऑफ फैक्टर ये करेक्शन देता है कि मोल्स ऑफ सोल्यूट भैया बढ़ गए हैं, इसको एक्सप्रेशन में ऐड अप कर लो, तो आई यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, चाहे वो डेल्टा टीबी हो, चाहे वो डेल्टा टीएफ हो, चाहे ऑस्मोटिक प्रेशर पाई हो, आई इंटू एमआरटी आ जाएगा। यहां पे इसके कांस्टेंट के, इसका कांस्टेंट केएफ है, ये मोलैलिटी एम, इसमें भी आई आ जाएगा। उसी तरह से ये केबी है, इसमें भी एम है, इसमें भी और आई मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऐसे हर तरह से वेंट ऑफ फैक्टर उसमें आ जाएगा। इसमें डाउट्स हैं तो प्लीज मेंशन करो, ज्यादा से ज्यादा जितना मुझसे बेसिक हो सका मैंने बताया आपको, जितनी सिंपल लैंग्वेज में हो सका, ठीक है। अगले लेक्चर में हमारा जो लास्ट लेक्चर होने वाला है सॉल्यूशन चैप्टर का, उसमें हम देखने वाले डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे होता है और वेंट ऑफ फैक्टर उसमें कंट्रीब्यूट क्या करता है। तो गाइस लास्ट लेक्चर के लिए जरूर जुड़िएगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसमें हम थोड़ा सा रिवीजन देखेंगे, थोड़ा सा डाउट सॉल्विंग भी होगा। जितने मेरे पास डाउट्स आए हैं अब तक, पर्सनल कॉल जितने मेरे पास आए हैं, उतनों के मैं डाउट सॉल्व करने की कोशिश फिर से करूंगा। आपको डाउट है तो आप भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और लास्ट लेसन में, उस लास्ट लेक्चर में उस चैप्टर के हम देखेंगे कि डिसोसिएशन में कितनी मदद होती है, वेंट ऑफ फैक्टर की क्या क्या होता है, और न्यूमेरिकल्स किस तरह से आ सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में। तो तब तक के लिए मेरे शेरों मेरे चीतों पढ़ते रहिए और रीड करते रहिए, और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ये 3 चीज करना मत भूलना, ये आपके कर्तव्य है, कतई आपके कर्तव्य, ठीक है। तो अगले लेक्चर में मिलकर मचाते हैं तबाही। तब तक के लिए थैंक यू।